सो अब हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, और ये किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। तो पहला जो एक चीज़ है वो सिंपलेस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो है आपका फिशन, ठीक। फिशन, फिशन का मतलब ही क्या होता है, टूटना, टू डिवाइड, ठीक है, टू डिवाइड। ये फिशन फिर दो पार्ट्स में आकर डिवाइड हो जाता है। पहला है आपका बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, ओके, बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, एंड द सेकंड वन इज योर मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। क्या होता है बाइनरी फिशन का मतलब, बाइनरी से आप समझ गए हैं कि इट मीन्स टू, इट मीन्स टू, ठीक है, दो, बाइनरी। फिशन का मतलब वी नो टू डिवाइड, ओके, तो दो में डिवाइड होने का मतलब है बाइनरी फिशन। नाउ इट बिकम्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई एक पहला जो हमने सबसे पहले पढ़ना है वो क्या चीज़ है, कैसा टाइप है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फिशन, ठीक है। फिशन इज मीन्स टू डिवाइड, वो फिर दो पार्ट्स में आपस में डिवाइड हो जाएगा, दो टाइप्स का बन जाएगा फिशन, बाइनरी फिशन एंड योर मल्टीपल फिशन। एंड मल्टीपल फिशन का मतलब आप जानते हैं, इट मीन्स मैनी, ठीक है, मल्टीपल मीन्स मैनी, तो बहुत बार डिवाइड होना, ये उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। अब आ जाते हैं कि बाइनरी फिशन में होता क्या है। तो इसका एक बहुत सिंपल और कॉमन सा एग्जाम्पल है जो हम पढ़ते हैं, और वो है अमीबा, ठीक है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा, अमीबा, अमीबा, अमीबा भी है। फिर है आपके कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जो ये शो करते हैं, बाइनरी फिशन शो करते हैं। देन कम्स योर बैक्टीरिया, ओके, सो दिस इज योर एग्जाम्पल्स के आपके ये आ जाएंगे, अमीबा हुआ, प्रोटोजोन्स हुआ, बैक्टीरिया हुआ। ये होता कैसे है ये हम समझेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए रब कर देते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड बाइनरी फिशन फर्स्ट, ठीक, वी विल अंडरस्टैंड बाइनरी फिशन फर्स्ट। तो क्या होता है बाइनरी फिशन के अंदर कि मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक, आपको पता है कि अमीबा का जो शेप होता है वो आर्बिट्ररी होता है, ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ओके, वो कोई भी फॉर्म ले सकता है, इट हैज़ नो पर्टिकुलर शेप। तो ये न्यूक्लियस हो गया अमीबा का, इसको थोड़ा और सेंटर में बना देते हैं, ये मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया अमीबा का, ये इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या है ये, साइटोप्लाज्म है, ये हमारा है अमीबा। अब इसके अंदर हमें बाइनरी फिशन करवाना है, तो क्या होगा, अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन कैसे होगा कि ये जो सेल है ये थोड़ा थोड़ा इलोंगेट या एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, एंड सो इज द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म। फिर क्या हुआ, ये फर्दर इसको न्यूक्लियस को डिवाइड होना है, और ये क्या होगा, न्यूक्लियस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जैसा लगेगा, बाइलोब्ड लगेगा, ठीक है, दो लोब्स लगेंगी, लेकिन एक्चुअली दिस न्यूक्लियस इज अबाउट टू डिवाइड, तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है, इलोंगेटेड हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, होते होते ये न्यूक्लियस जो है वो ऑलमोस्ट वो डिवाइड हो जाएगा, और ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, इट विल नाउ स्टार्ट टू डिवाइड, ठीक है, ये अब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, एंड अ टाइम विल कम कि ये एक अलग सेपरेट एंटाइटी बन जाएगी, सेपरेट सेल बन जाएगा,
with its own nucleus and it will become a different cell with its own nucleus and cytoplasm. ठीक है, तो यानी ये हमारा पेरेंट अमीबा था, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये पेरेंट अमीबा था, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। इसके अंदर हमने क्या किया, हमें इसके अंदर बाइनरी फिशन होना था, तो इसके अंदर सबसे पहले आपका न्यूक्लियस, रिमेंबर सबसे पहले आपका न्यूक्लियस विल स्टार्ट टू डिवाइड, ठीक है। धीरे धीरे आपका न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ रहा है, फिर न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ते बढ़ते वो एक बिल्कुल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन साइटोप्लाज्म आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म इज़ नॉट अबाउट टू डिवाइड। लेकिन जब आपके न्यूक्लियस, ये याद रखिएगा कि ये न्यूक्लियस है आपका, व्हाट इज़ दिस, न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज़ दिस, साइटोप्लाज्म, ओके। तो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। यहाँ पर आपका न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और यहीं पर आपका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। एक बार हम देख सकते हैं कि हाँ साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड हुआ होगा, तो वो इस तरीके से हुआ है, ठीक, वो आपका इस तरीके से हुआ है। और ये डिवीजन हो गया, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर अमीबा, डॉटर अमीबा। यहाँ इन न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियाई बनी यहाँ पर, यहाँ साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा था, ठीक है। यहाँ किसका डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, आपके दोनों सेल सेपरेट हो गए और ये क्या बन गया, आपका डॉटर अमीबा बन गया। फिर इसके अंदर अगर हमें डिवीजन करवाना है, फिर ये सेल मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद फिर से वही सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा कि सेल थोड़ा इलोंगेट होगा, फिर सेल डिवाइड होने लगेगा, फिर सेल आपका जो आपका न्यूक्लियस है वो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होगा। इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट अगर हम कर दें तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड होने लगेगा। यहाँ पर डिवाइड हो गया, होने लगा है साइटोप्लाज्म, और जैसे ये सब बाउंड्री डिवाइड होगी आपको आपकी डॉटर अमीबे मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल हाउ बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस। नाउ मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन आपने याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार एग्जांपल्स को फिर से देख लेते हैं कि बाइनरी फिशन क्या क्या होता है। बाइनरी फिशन होता है किसी एक पेरेंट का दो डॉटर न्यूक्लियाई में या दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाना। इसको एग्जिबिट कौन कौन करता है, अमीबा, सम प्रोटोजोन्स एंड बैक्टीरिया, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी फिशन। नाउ वी विल सी आर मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन हमने देख लिया था, इसका मतलब है मैनी डिविजन्स, ठीक है। क्या होता है इसका एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम है, इट्स अ साइंटिफिक नेम, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया गया है। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, एक बहुत कॉमन डिजीज़ कॉज करता है जो मस्किटो की है, जो मस्किटो से फैलती है, उसका नाम क्या है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। तो मलेरिया का जो वेक्टर है वो क्या है, जो मलेरिया को फैलाता है, जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म वो क्या है, हमारा प्लाज्मोडियम। और इसका वेक्टर क्या होता है, एक मस्किटो होता है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये प्लाज्मोडियम की एक सेल है, ठीक है।
ये एक प्लाज्मोडियम की सेल है। क्या होता रहेगा कि इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन चलता रहेगा। ये सब क्या है, ब्लैक ब्लैक न्यूक्लियर डिवीजन्स हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और उन न्यूक्लियस के पास में साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा। यानी अगर मैं किसी एक को जूम करूं तो कुछ इस टाइप का होगा कि इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन उसके ऊपर आ गई, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट में, क्योंकि इस स्पोर को हम कह सकते हैं क्या करना है, अब बहुत सारे न्यूक्लियस को रिसाइड कराना है, अपने अंदर रखना है। जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल रहेंगी ये स्पोर्स, ये न्यूक्लियाई इसके अंदर बंद रहेंगे, इसके अंदर बंद रहेंगे। जैसे ही कोई फेवरेबल कंडीशन आई तो क्या होगा, ये सिस्ट, ये कवरिंग विल बर्स्ट ओपन, ठीक है, खुल जाएंगी और ये सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, ये सारे बाहर आ जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप की फिशन को, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है मल्टीपल फिशन, और इसको कौन एग्जिबिट करता है, आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। सो इट वाज अबाउट कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा था। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, जो है आपका बडिंग, ठीक। बडिंग कौन शो करता है, आपका ईस्ट इसको शो करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ईस्ट। और दूसरा एग्जाम्पल हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओके। ईस्ट एंड हाइड्रा दोनों के ही हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि होता क्या है। पहले हम देखते हैं ईस्ट में क्या होता है। तो ये एक ईस्ट का एक ये मैच्योर सेल है, पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है। क्या होगा, इसके किसी एक पार्ट पर छोटी सी बड फॉर्म होगी। क्या है ये, बड फॉर्मेशन। आई होप आप इसको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी बड फॉर्मेशन शो होगी। फिर क्या होगा, ये बर्ड बढ़ेगी, ठीक है। ये बर्ड मान लीजिए इतनी बड़ी हो गई, फिर ये फर्दर ग्रो करेगी, फर्दर मैच्योर होगी, और ये प्रॉपर एक सेल की तरह मैच्योर हो जाएगी, प्रॉपर एक सेल की तरह मैच्योर हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, और क्या बना लेगी, एक सेपरेट इंडिविजुअल के तौर पर बन जाएगी। ये तो आपका पेरेंट सेल था, ठीक है, पेरेंट सेल था। ये भी आपका पेरेंट सेल है, और उसके साथ साथ क्या बन गया, ये जो बर्ड डिटैच हुई थी ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, और ये डॉटर सेल बन जाएगी, डॉटर सेल, ठीक। और ये वक्त के साथ मैच्योर होगी और ग्रो कर जाएगी। तो ये था बर्डिंग के, एक बर्ड की फॉर्मेशन सबसे पहले हुई, जिसकी वजह से वो ग्रो करते करते एक टाइम आएगा जब वो फुली ग्रोन हो जाएगी, वो इट विल डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और और उसको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल कहेंगे। ये डॉटर सेल बाद में एक प्रॉपर मैच्योर होकर एक प्रॉपर सेल की तरह फंक्शन करेगी, पेरेंट सेल की तरह फंक्शन करेगी। यहीं पर हम देखते हैं, इसको हम हटा लें तो हम यहीं पर देख सकते हैं कि हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है। सो हाइड्रा में ये आपका हाइड्रा है, ये इसकी डेंटिकल्स हैं, ये क्या है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है, और ये इसकी पेरेंट बॉडी है। यहाँ पर क्या होता है हाइड्रा में कि यहाँ पर एक छोटा सा ना बर्ड फॉर्मेशन होता है, सिमिलर टू दिस, यहाँ पर भी एक बर्ड फॉर्मेशन होगा।
क्या होगा, बड फॉर्मेशन होगा। ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी, it will keep growing and a time will come जब ये fully grown हो जाएगी। जब ये fully grown हो जाएगी यहाँ पर, it will be smaller in size as compared to the parents, मगर ये एक complete individual है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी, ये है, ये जो लाइन मैंने बनाई है यहाँ से ये डिटैच हो जाएगी, डिसएसोसिएट हो जाएगी, कहाँ से, पेरेंट बॉडी से, और ये क्या बना लेगी, एक डिफरेंट इंडिविजुअल, एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएगी। ओके, ये आपका सेपरेट इंडिविजुअल इसने बना लिया, डॉटर हाइड्रा, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये हाइड्रा था, ये क्या था आपका, ईस्ट सेल था, ठीक, ये ईस्ट था, ये हाइड्रा है। तो इस तरीके से पहले आपका बर्ड फॉर्मेशन हुआ, ये बहुत छोटा सा बर्ड जैसे बनती है, उसके बाद ये बर्ड फॉर्मेशन होने के बाद ये जो इंडिविजुअल यहाँ ग्रो कर रहा था, ये थोड़ा थोड़ा ग्रो करता रहेगा, इट विल ग्रो इन साइज। अ टाइम विल कम व्हेन इट विल ग्रोन, फुली ग्रोन, और उस टाइम पर ये खुद को यहाँ से डिटैच कर लेगा, ये पेरेंट टिश्यू से खुद को डिटैच कर लेगा, रिमूव कर लेगा। रिमूव होने के बाद ये खुद बाद में एक डिफरेंट इंडिविजुअल या एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। इट विल ग्रो इन साइज विद टाइम, और उसके बाद ये खुद पेरेंट सेल बन जाएगा, और यही प्रोसेस, यही साइकिल फिर से रिपीट होगी। तो इट वॉज ऑल अबाउट बडिंग, ठीक है। तो बडिंग में कौन से एग्जाम्पल हमने देखे, ईस्ट एंड हाइड्रा। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पर एक बर्ड से बर्ड फॉर्मेशन हो रही है, उसी से आपको याद रखना है कि बडिंग हो रही है। एंड दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ओके, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को कौन एग्जिबिट करता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा विच इज़ एन एल्गी। तो स्पाइरोगायरा में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपका ये एक स्पाइरोगायरा है, ये कुछ इस टाइप से इसके अंदर पैटर्न्स होते हैं, ठीक, ये इसके अंदर पैटर्न्स मौजूद होते हैं। अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। तो ये आपकी है स्पाइरोगायरा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में, जब इसको डिवाइड होना होता है तो ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। समवॉट दिस, ओके, इसी टाइप का ये कुछ ऐसा बना लेगा, ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो बेसिकली स्पाइरोगायरा में होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ये जो एक पेरेंट सेल बना हुआ है यही फ्रेगमेंट में बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो छोटे छोटे पीसेस होंगे ये आप अपने आप को कैसे एक्ट करेंगे, एक पेरेंट सेल की तरह एक्ट करेंगे, एक न्यू इंडिविजुअल की तरह एक्ट करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन इज़ वेरी सिंपल कि इसके अंदर बेसिकली आपने डिवाइड कर देना एक पेरेंट सेल को, विच विल बिकम अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। आफ्टर सम टाइम एक फुल ग्रोथ होकर ये इंडिविजुअल नया बन जाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज़ this was fragmentation. Now we will see regeneration. रीजनरेशन में क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये प्लेनेरिया है,
ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है। इसको अगर मैं किसी भी एक्सीडेंटली या इंटेंशनली डिवाइड कर दूं, ठीक है, कट कर दूं, ये सीजर से हमने इसको, मान लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हमने इसको कट कर दिया 2 पीसेस में, तो क्या होगा कि प्लेनेरिया के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो डिवाइड करके कितने पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये इसका हेड रीजन, देन दिस पार्ट एंड देन दिस पार्ट, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। क्या होगा, ये तीनों पार्ट्स क्या बना लेंगे, ये तीनों पार्ट्स क्या बना लेंगे, क्या रीजनरेट कर लेंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिजम्स। एक नया ऑर्गेनिज्म किससे रीजनरेट हो गया, इन ब्रोकन पीसेस से, ठीक है। इन ब्रोकन पीसेस से एक नया इंडिविजुअल रीजनरेट हो गया। इसी को हम रीजनरेशन कहते हैं कि नो मैटर आप उसको कितने पीसेस में डिवाइड करें, हर पीस के अंदर ये टेंडेंसी है, ये क्वालिटी है कि वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। दो द न्यू इंडिविजुअल विल बी स्मॉलर इन साइज, एज वी नो द ऑफस्प्रिंग्स आर स्मॉलर, बट विथ टाइम विद जब न्यूट्रिशन इनटेक करेंगे इट विल ग्रो इनटू अ प्रॉपर न्यू इनटू अ प्रॉपर फुली ग्रोन इंडिविजुअल। ये रीजनरेशन था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो कैसे पा रहा है, सिंपल सेल डिवीजन से, कि जो एरिया में सेल डिवीजन होना है, ये जो सेल्स होंगे यहाँ के, ये बहुत ज़बरदस्त सा बहुत सारा सेल डिवीजन शो करेंगे, बहुत ज़्यादा। यहाँ के सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड होंगे और डिवाइड होके वो डिफ्रेंशिएट होंगे, उनके अंदर ये इनके अंदर वो सेंस कर लेंगे कि कौन सा पार्ट मिसिंग है और उस सेल की फॉर्म को अडॉप्ट कर लेंगे और वो मिसिंग पार्ट रीजनरेट हो जाएगा। दैट विल गिव अस लुक ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और एक नए इंडिविजुअल के तौर पर आ जाएंगे सामने, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, सो वी आर डन विथ फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग. Now we will come to spore formation. Okay, now we will come to spore formation. Spore formation. इसको कौन एग्जिबिट करता है, एक ऑर्गेनिज्म है आपका राइजोपस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड. हम इसको ब्रेड मोल्ड क्यों कहते हैं ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। हम इसको ब्रेड मोल्ड क्यों कहते हैं ये हम अभी कुछ देर में देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि हम इसको ब्रेड मोल्ड क्यों कहते हैं। तो राइजोपस का ज़रा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, ये है इसकी हाइफी, स्टेम, एंड दिस इज स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया. स्पोरेंजियम सिंगुलर, ओके, सिंगुलर. ये है इसका स्पोरेंजियम. इस स्पोरेंजियम में बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं. क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं. और ये जो कवरिंग है इसको हम सिस्ट बोल सकते हैं. सिस्ट बोल सकते हैं. सिस्ट क्या होती है, बहुत ही हार्ड और रेजिस्टेंट कवरिंग टाइप होती है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एग शेल देखा है, आपने एग देखा है जो हम खाते हैं नॉर्मली, वो एग की कवरिंग होती है, वो एक शेल के अंदर एनक्लोज्ड होता है, बहुत हार्ड शेल होता है. वो हार्ड शेल इसलिए होता है ताकि उसको प्रोटेक्शन
इंश्योर कर सके, प्रोटेक्शन गारंटी कर सके। सिमिलरली स्पोरेंजियम के अंदर जो आपके स्पोर्स बने हुए हैं, ये जो रेड कलर के स्पोर्स बने हुए हैं, क्या है ये स्पोर्स बने हुए हैं, इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, एक हार्ड कवरिंग इसको प्रोटेक्ट करे विच वी कॉल एज सिस्ट। क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं इन्वायरमेंट में, अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत कम है, न्यूट्रिशन यानी खाने का सामान भी बहुत कम है। तो अब आप बताइए लॉजिक क्या कहता है, क्या क्या ऐसी कंडीशन में जिसके अंदर फूड सप्लाई बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत कम है या ना के बराबर है, ये सब कंडीशंस में अगर प्लांट, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को एक बड़ी तादाद में, एक बड़ी क्वांटिटी में रिलीज़ करता है, तो क्या उन सारे ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलेगा, क्या उन ऑर्गेनिजम्स को वो कंडीशंस मिलेंगी जो उनको ज़रूरत होती है? क्योंकि हम जानते हैं जो न्यू बॉर्न्स होते हैं या जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं हार्श क्लाइमेट के या एक्सट्रीम कंडीशंस के, उन पर ज़्यादा जल्दी असर होता है, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ये हम नहीं चाहते। सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनिज्म ये नहीं चाहेगा कि जो उसके ऑर्गेनिजम्स रिलीज़ हो रहे हैं, खासकर जो एक ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहे हैं, उनको खाना ना मिले, उनकी फूड सप्लाई कम हो या फिर उनको मॉइस्चर ना हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली दे विल नॉट सर्वाइव। तो ये ऑर्गेनिज्म नहीं चाहता, पेरेंट्स कभी ये नहीं चाहते कि उनके जो ऑफस्प्रिंग ऐसे कंडीशंस से एक्सपोज हो जाएं जो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो या जो उनके सर्वाइवल के लिए ख़तरा हो। तो क्या होता है ऐसे कंडीशंस में, ऑर्गेनिज्म अपने स्पोर्स के ऊपर एक सिस्ट फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से ये स्पोर्स अभी यंग इंडिविजुअल्स नहीं बनते हैं, ये इनक्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं एक सिस्ट में जो उनको प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा हीट से, बहुत ज़्यादा पानी की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है कि फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो रिवाइव हो जाती हैं। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब है कि एक सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड मौजूद होता है न्यूट्रिशन के फॉर्म में, और आपका पानी की जो कमी है वो भी नहीं इतनी रहती, मॉइस्चर होता है, हीट भी फेवरेबल होती है, ज़्यादा हीट नहीं होती है। तो जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल जब होंगी तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये स्पोर्स जो हैं इस टाइप से अगर हम बना दें, ठीक है, ये स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज़ कर दिए जाते हैं। स्पोर्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं कब, जब फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी, रिवाइव हो जाएंगी, ठीक है। रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, ये जो मोल्ड्स हैं ये किसी भी जगह जाके जहाँ उनको फेवरेबल फूड मिलेगा ये जर्मिनेट कर जाएंगे, जो इस केस में आपका ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड है। मान लीजिए आपका ब्रेड है, आपने ब्रेड को कुछ दिन तक खुला छोड़ दिया, उस ब्रेड को आपने बहुत कम टेम्परेचर पर नहीं रखा, फ्रिज में बेसिकली हम अपने ब्रेड्स को रखते हैं अपने उसके अंदर आपने फ्रिज के अंदर नहीं रखा, फ्रिज के अंदर क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, कंडीशंस भी ऑप्टिमम होती हैं और वहाँ पर स्पोर्स ग्रो नहीं कर सकते। बेसिकली वो कंडीशन स्पोर के ग्रो करने के लिए अच्छी नहीं होती है, अनफेवरेबल होती है। लेकिन जैसे ही एज सून एज यू लेट दिस पीस ऑफ ब्रेड इन द एयर, या आप उसको एक नॉर्मल कंडीशंस में लाएँ, रूम टेम्परेचर आप उसको दे रहे हैं, रूम में रखा हुआ है, खुला छोड़ दिया, रूम टेम्परेचर भी है, मॉइस्चर भी है, प्लस उस इन्वायरमेंट में स्पोर्स भी हैं, रिलीज हो गए स्पोर्स। जैसे ही इसको एक जगह मिलेगी कहीं पर भी सर्वाइव करने के लिए फ़ौरन अपना काम कर देंगे। यहाँ पर आपने ब्रेड छोड़ा, कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि जो ब्रेड आपने छोड़ दिया था उसके अंदर वाइट और ग्रीनिश ब्लू सा कुछ आने लग गया, कुछ सरफेस पर उसके बैठने लग गया, एंड इट इज़ नॉट गुड टू ईट। तो अब आप उसको छोड़ देंगे। वो दरअसल क्या होता है, वो होता है आपका ब्रेड मोल्ड। ये जब फेवरेबल कंडीशंस देखेंगे ये आपके पूरे ब्रेड पर फैल जाएंगे, ठीक है, उनकी हाइफी वगैरह फैल जाती है
और ये क्या बना लेंगे, ये स्पोर्स प्रॉपर इस राइजोपस बना लेंगे, ठीक है, ये स्पोर्स प्रॉपर राइजोपस बना लेंगे और इसको हम क्या कहते हैं, यही आपका ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस, ये इसी के स्पोर्स हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो ब्रेड पर आप देखते हैं फंगस लगी हुई वो दरअसल राइजोपस होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो आपके स्पोर्स थे ये किसके अंदर थे, स्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर, जो कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी भी कह जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्पोर फॉर्मेशन। नाउ वी विल सी आवर लास्ट type of asexual reproduction, which is vegetative propagation, vegetative propagation। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कि जो भी हमारे पार्ट्स हैं, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीव्स हैं, ये एक स्टेम है, ये इसकी लीव्स हैं, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं। क्या होगा कि ये जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ये लीव्स हुआ, स्टेम हुआ, रूट्स हुआ, इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स भी कहते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स भी कहते हैं। कभी कभी आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कहीं पर गए, किसी के घर गए या किसी पार्क में या गार्डन में गए और वो उनको उनका फेवरेट किस्म का प्लांट मिल गया, वो क्या करेंगे, वो प्लांट को पूरा लेकर आते हैं और लाके किसी भी सॉइल में या किसी भी फ्लावर पॉट में सो कर देते हैं, उसको प्रॉपर पानी, गार्डनिंग, सब ख्याल उसका रखा जाता है। एंड आफ्टर अ टाइम वो एक जो प्लांट लेकर आए थे वो बहुत सारे प्लांट्स में ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर वो आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ कि आप पहले आपको सीड ही ढूंढनी है, सीड लाएंगे तभी वो प्लांट जर्मिनेट करेगा इनटू अ न्यू वन। दिस इज़ अ वेरी क्लासिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि सीड से सीडलिंग बनेगी, फिर सीडलिंग से एक यंग प्लांट बनेगा, देन यंग प्लांट विल बिकम अ मैच्योर प्लांट, वो ट्री भी बन सकता है अगर उसके अंदर वो ट्री बनने की कैपेसिटी है, अदरवाइज वो प्लांट बनेगा, फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर्स उस पर आना शुरू हो जाएंगे, फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये उसका कंसेप्ट कहानी चलती रहेगी। लेकिन सिर्फ क्या सीड ही है जो हमें ला तभी हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्लांट ग्रो नहीं कर सकते? तो नो, द आंसर इज़ नो। हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं कि हमने ये पूरा प्लांट उखाड़ा, अपने घर ले गए, उसको वहाँ जाके सो कर दिया और वो प्लांट फिर से बनने लगेगा, वो अपने हाइट अटेन कर लेगा, हो सकता है नए प्लांट्स भी उसमें बन जाएं। तो ये क्या होता है, ये क्या हमने किया, हमने एक वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के एक वेजिटेटिव पार्ट से हमने एक नया प्लांट बना लिया, ठीक है। इससे हमारा क्या सेव होगा, हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है। और हमें ये भी पता चल जाएगा जो प्लांट लेके जा रहे हैं वो कितना हेल्दी है, वो कितना फ्रूटिंग बॉडी है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम किसी के घर में गुआवा बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, सो हम उनसे कहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा पार्ट गुआवा का कोई स्टेम पार्ट भी दे दीजिएगा, तो हम उसको अपने गार्डन में, अपनी नर्सरी में लगाएंगे और वो एक ट्री बन सकता है अगर उसको प्रॉपर कंडीशंस दी जाएँ तो यही कॉन्सेप्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, कि हम कोई भी वेजिटेटिव पार्ट को लेकर आते हैं, उसको हम प्रॉपर कंडीशंस देते हैं ताकि हम उसको प्रोपगेट करवा सकें, उसको बढ़ा सकें, उसको एक नए प्लांट में बढ़ा सकें। तो इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं। पहला एक तरीका आता है इसका कि एक लेयरिंग कर दें हम, ठीक है, लेयरिंग कर दें। पहला है, मान लीजिए लेयरिंग कर दें। लेयरिंग में क्या होगा कि ये एक पार्ट है प्लांट का, फॉर एग्जांपल यहीं पर हम देख लें कि ये एक पार्ट है, ये एक लीफ है, ठीक है, ये एक अपनी एक ब्रांच निकल रही है इसकी,
इसको हम क्या कर दें, सॉइल में डाल दें, तो कुछ टाइम के बाद देखिएगा कि एक नया प्लांट जर्मिनेट होने लगेगा, यहाँ से नया प्लांट बनने लगेगा, ठीक है, रूट्स वगैरह सब आ जाएंगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्लियरिंग का हुआ। देन कम्स कटिंग, ठीक है, कटिंग का भी होता है कि आपने कोई पार्ट कट किया, ठीक है, कोई पार्ट कट किया है मान लीजिए यहाँ से, उसको जाके इस मिट्टी में डाल दिया, सो कर दिया, तो वहाँ से एक नया पार्ट निकल आएगा। फिर आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा ग्राफ्टिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी फॉरेन, ठीक है, कोई भी फॉरेन या स्ट्रेंज नहीं कह सकते, फॉरेन ठीक वर्ड है, कोई भी फॉरेन टिश्यू लिया आपने, ठीक है, फॉरेन टिश्यू मतलब कि मान लीजिए एक तो हमारा ये प्लांट था ही, ठीक है, एक तो ये प्लांट हमारा था ही, उसको हमने कट कर दिया, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया यहाँ से, और हमने क्या किया, कोई दूसरा पेड़ कोई भी, या तो इसी का दूसरा वैरायटी जो हमें पता है कि हम इसको हमें पता है कि इस वाले पेड़ का जो हमारा वाला ट्री था या प्लांट था, इसके अंदर फ्रूट्स बहुत मीठे आते हैं, ठीक है, फ्रूट्स बहुत मीठे आते हैं। अब हमें क्या चाहिए, लेकिन जो इसके अंदर इसकी जो स्टेम है वो क्या तो इतनी थिक नहीं है, या फिर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये रेजिस्टेंट नहीं है आपके पैथोजेंस के लिए, यानी ठीक है, इसके अंदर क्वालिटी क्या थी, जो हमने पेड़ को भी कट कर दिया कि इसके अंदर फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत मीठे अच्छे, बहुत ही टेस्टफुल होते हैं, ठीक है, टेस्टी फ्रूट्स आते हैं, लेकिन ये प्लांट बहुत कम रेजिस्टेंट है, बहुत कम फाइट कर पाता है आपके इन्फेक्शन से, तो क्या होगा कि ये प्लांट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि इसके फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। हमने क्या किया, हमने दूसरी वैरायटी ली, मान लीजिए ये एक और पेड़ था, ठीक है, ये एक और पेड़ था, ये इसके प्लांट्स हैं, ये इसके स्टेम हैं, और इसमें क्या अच्छी बात है, इसके फ्रूट्स उतने अच्छे नहीं हैं, उतने ज़बरदस्त नहीं हैं, लेकिन ये बहुत पैथोजन रेजिस्टेंट है, ठीक है ना, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है, पैथोजन या फिर डिजीज़ रेजिस्टेंट है। तो हमने क्या किया, इसका पार्ट लिया, इसको यहाँ से कट किया और यहाँ लाके इसको हम हटा देते हैं, और हमने इसको यहाँ लाके इसकी ग्राफ्टिंग कर दी, ठीक है, और यहाँ इसको बैंडेड से या किसी भी चीज़ से टेप से चिपका दिया। क्या होगा कि जो अब जो नया प्लांट निकलेगा या यहाँ पर ही नई ब्रांचेस वगैरह निकलेंगी, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होंगी, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि वो उसके अंदर फ्रूट्स भी मीठे आएंगे और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगा। तो इस टाइप के कामों के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करवाते हैं, ठीक है, और ये बहुत कॉमन एक्टिविटीज़ हैं, कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके फार्मर्स, आपके गार्डनर्स और नर्सरीज़ को जो लुक आफ्टर करते हैं, वो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो ये आपका टाइम सेवियर है, बहुत टाइम सेविंग टास्क्स होती हैं, ये जल्दी ग्रो कर जाती हैं, और प्लस इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में इसके रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं, और हम जिनको गार्डनिंग का शौक़ है वो ये काम कर सकते हैं, या कहीं पर सीड्स अवेलेबल नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द सीड्स टू कम, तभी आप ये काम कर पाएंगे। आप वैसे भी इसको प्रोपगेट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि एक लीफ होती है बहुत कॉमन, जिसको हम कहते हैं, एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम। अगर आपने कभी देखा हो, तो क्या होता है इस ब्रायोफाइलम में, इसकी छोटी छोटी ना बर्ड्स आ रही होती हैं इधर, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है, ये इसका लीफ है, ये किसकी लीफ है, ब्रायोफाइलम की। अगर कभी
मौका मिले तो देखिएगा ब्रायोफाइलम की, मान लीजिए ये लीफ थी और ये गिर गई, पत्तियां गिर जाती हैं, प्लांट्स अपनी लीव्स शेड करते हैं, ये इसके प्लांट ने भी अपनी लीफ शेड कर ली, और लीफ शेड करने के बाद सॉइल में गई, उसमें अब मान लीजिए नेचुरली अगर हम देखें तो बारिश वगैरह हुई, और इसमें ये क्या होगा, ये लीफ जो ये प्लांट, ये जो लीफ है ये एक पार्ट ऑफ अ प्लांट है, और ये एक कुछ वक्त के बाद एक डिफरेंट इंडिविजुअल में, एक डिफरेंट प्लांट में, मतलब एक न्यू प्लांट में डेवलप कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सॉइल में गई इसको सारे न्यूट्रिशन मिले, ये यहाँ पर इसकी छोटी छोटी बर्ड्स कह सकते हैं आ रही थी, और इसने अपना एक नया प्लांट बना लिया। तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर ये आप आर्टिफिशियली भी डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल भी शो कर सकते हैं, इंटेंशनली भी जैसे कहते हैं, यहाँ पे ये नेचुरली भी होता रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर vegetative propagation, and this concludes our topic asexual reproduction. In the next class we will see in detail what sexual reproduction is. Thank you. जी।